हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का यह सब्जेक्ट होता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड ऑल ब्रांचेस के लिए यह सब्जेक्ट है। और आज चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, मध्यमान मीन वैल्यू। 1 से लेकर के 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सभी को हमने वीडियो बाय वीडियो बताया गया है, स्टेप टू स्टेप हमने कराया है। न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार ये सभी सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 यहाँ हमने लिया है मध्यमान मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू होता क्या है इसको आप जानिएगा। परिभाषा के माध्यम से देखेंगे तो मध्यमान क्या होता है। मीन वैल्यू किसी दिए गए फलन y इक्वल टू एफ एक्स का दी गई सीमाओं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के लिए मध्यमान निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। कौन सा वह सूत्र है? मध्यमान इक्वल टू होता है 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। यदि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स और उसकी सीमाएं दी हुई हैं x इक्वल टू b और x इक्वल टू a और b के मध्य का जो मान है वो हमें बताना है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a टू b लिमिट हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आपसे पूछेगा वर्ग माध्य मान क्या है, जिसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वर्ग माध्य मान क्या होता है? तो यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई दिया गया फलन हो तो सीमाओं x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी के बीच वर्ग माध्यमान निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। कौन सा वह सूत्र है ये देखते हैं। वर्ग माध्यमान इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a टू b लिमिट हो जाएगी और y स्क्वायर डी एक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर y डी एक्स होगा, यानी कि y की जगह पर ही हमारे पास एफ एक्स है और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे मालूम करेगा मूल वर्ग माध्य मान क्या है। मूल वर्ग माध्यमान जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS भी इसको बोलते हैं। R से हो गया रूट और M से मीन, S से स्क्वायर वैल्यू। यदि f इक्वल टू एफ एक्स चर x का कोई फलन हो तो x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी सीमाओं के बीच इसका वर्गमूल माध्यमान क्या होगा? तो मूल वर्ग माध्यमान क्या होगा? वह सूत्र होगा हमारे पास रूट में 1/b माइनस ए और लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स। यानी कि जो हमारे पास वर्ग माध्यमान का था तो वर्ग माध्यमान में मूल वर्ग माध्यमान लग जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाएगा, रूट स्क्वायर। तो रूट का हम ये इस तरीके से बस एक चिन्ह लगा देंगे तो वर्ग माध्यमान का अगर हम रूट कर दें तो वो हो जाता है मूल वर्ग माध्य मान। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए हमें कैसे दिया हुआ होगा कि यदि 0a के लिए x a माइनस एक्स का माध्य मान ज्ञात करें, यानी कि यदि हमारे पास 0 और a है तो इसके लिए हमें x a माइनस एक्स का माध्य मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो हमें दोनों बिंदु दिए हुए हैं, ये एक तो a की वैल्यू है और एक b की वैल्यू, यानी कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू ए और y इक्वल टू हमें ये फंक्शन दिया हुआ है x a माइनस एक्स। हमारे पास मध्यमान का सूत्र होता है 1/b a इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ a टू b और y डी एक्स। इसके माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जहाँ a है वहाँ पर क्या रखेंगे 0, जहाँ b है वहाँ पर क्या रखेंगे a। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करने पर 1/a माइनस 0 0 टू a लिमिट हो जाएगी, x a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, x की मल्टीप्लाई इसमें दोनों में अंदर होगी, पहले आएगा ax माइनस फिर x स्क्वायर आ जाएगा और dx लिमिट और यहाँ पर 1/a एज इट इज रहेगा। तो 1/a, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। a तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वो बाहर है, 0 टू a लिमिट हो जाएगी x dx, इसको अलग लिखा। अब ये लिमिट जो है इसमें भी लगेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर में 0 टू a लिमिट हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू a लिमिट हो जाएगी और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू a लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो 0 लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हम केवल a को रखेंगे तो a तो पहले से ही है और ये हो जाएगा a स्क्वायर, एक्स की जगह पर a रखेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, उस टर्म को हमने लिखा नहीं है। अब माइनस में फिर a को रखेंगे तो a की पावर 3 और ये 3 हो जाएगा। 0 को अगर रखेंगे तो आप इस तरीके से लिखना, यहाँ पर 0/2 माइनस 0/2 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको लिखने का, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा,
इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर a² बचेगा। ये a इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये a नीचे है, a और क्यूब ऊपर है, तो स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 आएगा और 3a² माइनस 2a² बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/6a²। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही आसान लगेगा, इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, केवल आप फॉर्मूला याद रखिएगा और इस स्टेप को याद रखिएगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या सॉल्व करना है। बस a b का मान निकालिएगा, लिमिट को आपकी तैयार हो जाएगी और फिर बाद में आपको जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टता E = E sin ωt, जहां पर E और ओम अचर है, वोल्टता T = 0 से T = 2π/ω तक के काल में मूल वर्ग माध्यमान ज्ञात करें। तो मूल वर्ग माध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? मूल का यानी कि जो वर्ग माध्यमान है उसी का रूट कर देने पर हमें मूल वर्ग माध्यमान मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो T = 0 है, ठीक है, T = 0 और T = 2π/ω, यानी कि 0 से 2π/ω तक यहाँ पर लिमिट हो जाएगी। तो जो a और b की वैल्यू है, a = हो गया 0 और b = हो गया हमारे पास 2π/ω। ठीक है, और यहाँ पर E और ओम जो है दोनों अचर दिए हुए हैं और ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है E sin ωt, यानी कि y = क्या लिखेंगे, E sin ωt। ठीक, चलिए आइए इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ पर b = क्या था, b = 2π/ω और यहाँ पर a = था 0, तो इसको ऐसे लिखा। अब a to b है तो a = 0 है, b = 2π/ω ही लिमिट में हो जाएगा और y = था E sin ωt। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो E का स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर ωt होगा, dt होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 2π/ω, लेकिन ओमेगा ऊपर जाएगा तो ω/2π आ जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लेंगे, E² आ जाएगा। ठीक, लिमिट 0 to 2π/ω और अंदर बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर ωt dt। क्लियर है, हम जानते हैं कि cos 2a = कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है। 2 sin स्क्वायर a = 1 - 2 cos 1 - cos 2a हो जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा और इसको हम इधर लेके आए तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, तो -cos 2a। क्लियर, sin स्क्वायर a = कितना हो गया, ये जो 2 है इसके अपॉन में जाएगा, तो अपॉन में जाने पर क्या होगा, 1 - cos 2a/a। क्लियर, यहीं पर अगर हम इस a की जगह पर ωt रखें तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बनता है sin स्क्वायर ωt = 1 - cos 2ωt/2। तो यदि हमारे पास sin स्क्वायर ωt का फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, इस sin स्क्वायर ωt की जगह पर हम इसको रखेंगे। क्लियर है, तो हमने रखा तो क्या हुआ, ω/2π × E² तो है ही और लिमिट में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2π/ω और जहां पर हमारे पास sin स्क्वायर ωt है वहां पर रखेंगे हम 1 - cos 2ωt/2 dt। क्लियर है, अब देखिएगा 1 का अलग होगा, ठीक है, 1 यानी कि जो हमारे पास 1 - cos 2ωt है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अलग होगा, माइनस cos 2ωt/2 ये अलग होगा। तो पहले तो इसका होगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो 1/2 है, पहले तो इसको 1/2 को हम बाहर ही ले लेते हैं, यानी कि 1/2 को बाहर लेंगे तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा ये 2 है तो ये कितना बन गया, 4। ठीक है, अब अंदर हमारे पास बचेगा 1 - cos ω यानी cos 2ωt ये बचेगा। इसका अलग होगा तो क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसका अलग होगा cos 2ωt यानी कि cos का क्या होगा, sin 2ωt और अब क्या होगा, इसके फंक्शन का होगा यानी कि 2ω, इसका गुणांक है t का, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t का गुणांक 2ω है वो नीचे आ जाएगा और लिमिट जो हो जाएगी 0 to 2π/ω ये हो जाएगी। सभी को रूट में लेकर चलेंगे क्योंकि रूट यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, मूल वर्ग माध्यमान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ω/4π तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि t की जगह पर जब हम 2π/ω रखेंगे तो 2π/ω आएगा और 0 लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, -0। ठीक है, माइनस में 2π/ω कितना आ जाएगा, t की जगह पर 2π/ω आ जाएगा और माइनस के sin 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2ω आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है आपको कि sin 4π हो जाएगा, ये वाला ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 4π और ये हो जाएगा sin 0। ठीक है, sin 4π का मतलब क्या है आप ये देख लीजिएगा। sin 4π का मतलब ये है कि 180 जो होता है वो पाई का मान होता है और 180 को जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक
कितना हो जाएगा, देखिएगा 18 चौक कितने होते हैं, ध्यान से 72 आएगा। अब जब 72 आएगा तो कितना आएगा, 180 गुना 4 720 आ जाएगा, 720 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 720 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन, और 720 को हम क्या लिख सकते हैं 360 हो जाएगा। 360 और 360 कितना हो जाएगा, 360 और 360 यानी कि गुना 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 360 और 360 कितने होते हैं, 720 होते हैं। लेकिन जब साइन 360 की वैल्यू आती है तो वो आती है 0। तो यानी कि साइन 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब ओमेगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई यहाँ पर है, 2 पाई अपॉन ओमेगा यहाँ पर है। ये टर्म कंप्लीटली हमने गायब की है, कैसे आइए देखते हैं। साइन 4 पाई यानी कि साइन 720 का मान कितना आ जाएगा 0, माइनस साइन 0 कितना होता है 0 होता है, अपॉन में 2 पाई होता है। तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल और केवल 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा साइन 360 का मान कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, और 2 से ये 4 कटेगा तो ई स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा रूट के अंदर, और रूट के बाहर ई निकल करके आएगा, लेकिन रूट के जो है 2 के ऊपर रहेगा। तो ई अपॉन रूट 2 यही हमारे पास कंप्लीटली आंसर होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार अपने आप से करिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू ई के बीच log ex का RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर मूल वर्ग माध्य मान प्राप्त करें। तो देखिए a इक्वल टू हमारे पास है 1 और b इक्वल टू हमारे पास है e और y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है log x, बेस में e है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मूल वर्ग माध्यमान का फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट 1 अपॉन बी माइनस ए और लिमिट a टू b वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। b की वैल्यू है हमारे पास e है तो e माइनस 1 आ जाएगा, b माइनस a है तो e माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है। लिमिट हो जाएगी 1 टू e और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log x और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने के बाद dx और रूट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से बस हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 अपॉन e माइनस ये 1 है, 1 अपॉन e माइनस ये 1 है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन ई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 टू ई लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, लेकिन हमें क्या करना है, पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो कैसे, यानी कि इंटीग्रेशन लिमिट हम बाद में रखेंगे, तो इंटीग्रेशन के पहले इसको सॉल्व करेंगे log x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जो मल्टीपल में हम 1 मानेंगे और इसको जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसको हमने क्या माना, फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना, ठीक है। तो यानी कि log को फर्स्ट मानेंगे तो log x स्क्वायर ये आ जाएगा, और जो हमने सेकंड पार्ट माना है उसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट माना है उसका डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन होगा डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी एक्स कंप्लीटली इंटीग्रेशन का। तो लॉग एक्स स्क्वायर और एक्स का इनके 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, और इंटीग्रेशन जब लॉग एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 2 log x आ जाएगा, फिर log x का होगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा 1 का वो क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में x आएगा, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो 2 log x बचेगा, यहाँ पर 2 log x यानी कि x log x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2 log x dx, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमने इसको लिखा कि x log x स्क्वायर, और यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से होने वाला है कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आएगा, लेकिन जब हम इसके अपॉन में क्या मानने वाले हैं, देखिए इसके अपॉन में हम क्या मानने, इसके मल्टीपल में हम क्या मानने वाले हैं 1, और मल्टीपल में जब 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x को ऐसे ही रख, यानी कि देखिए log x को ऐसे ही रखा, ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पर वही हम करेंगे कि log x को, देखिए हम लिख करके दिखा देते हैं, log x को सिंपली ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं जो हमने इसके मल्टीपल में 1 माना है, ठीक है, मल्टीपल में हमने क्या माना 1 माना, तो 1 का करेंगे तो dx आएगा, माइनस 1 इंटीग्रेशन लगेगा, और यहाँ पे d अपॉन dx करेंगे किसका, log x का, ठीक है। और इसी के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, और कंप्लीटली dx, ठीक है। देखिएगा इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा x, तो ये हो गया x और log x, ये कंप्लीटली ये फंक्शन हुआ, फिर माइनस ये वाला,
ये वाला माइनस यहाँ पर हुआ। अब देखिए log x का क्या होगा, 1/x होता है, इसका क्या होगा, इसका कंप्लीटली x होता है, तो x से x कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 1, और 1 का जब फिर हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से ये आया है। तो इंटीग्रेशन log x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x log e x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस में 2x, इक्वेशन नंबर ए माना। तो समीकरण 1 से जो हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मानी थी उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट करने पर हमें क्या मिला, देखिएगा इंटीग्रेशन लिमिट 1 to e log x का होल स्क्वायर dx, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log e x प्लस 2x, और लिमिट हो जाएगी 1 to e। ठीक है, करेंगे आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा x की जगह पर e रखेंगे तो x की जगह पर e रखा, फिर log e और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम 1 रखने वाले हैं तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, देखिएगा 2 log, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2e, इसमें पहले e रखा इसमें, ठीक है, तो e रखेंगे यानी कि 2e हो जाएगा, log e आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से e रखेंगे x की जगह पर तो 2e हो जाएगा। अब 1 को रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 का आ जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 आ गया। अब 2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, दोनों लिमिट को हमने रख लिया, क्योंकि हमारे पास log e बेस e का मान जो होता है वो 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, इसलिए हमने इसको कंप्लीटली जो है वैल्यू में बदल लिया है। ठीक है, तो e इंटू कितना आ जाएगा, log e का मान कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा e इंटू 1, और log e बेस e इसका भी मान 1 है तो 2e इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2e हो जाएगा। और देखिएगा आगे यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, ये भी 0 है, तो क्या बचा केवल 2, तो माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचने वाला है कि e माइनस 2e और माइनस के 2e हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये वाला भी प्लस ही होगा। ठीक है, ये प्लस है, आपस में कैंसिल आउट होगा तो बचेगा हमारे पास e माइनस 2, क्या बचेगा e माइनस 2। तो मूल वर्ग माध्यमान की वैल्यू क्या हो गई, जो हमारे पास रूट में आई है e माइनस 2 अपॉन e माइनस 1, क्या हुई e माइनस 2 अपॉन e माइनस 1। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा ध्यान से कि हमने जो है इसकी कंप्लीट वैल्यू को निकाला है, कितना आया हमारे पास आया है e और माइनस 1, ये आया है, e माइनस 2 आया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर e माइनस 1 है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला फंक्शन इसके ऊपर आएगा, और इंटीग्रेशन जो रूट है उसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यही आंसर है e माइनस 2 अपॉन e माइनस 1, यही हमारे पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, या तो वो संख्या बदल देगा या फिर चिन्ह बदल देगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, आंकिक समाकलन यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन कैसे हम निकालेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर फेसेस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सांख्यिकी समाकलन वह विधि है जिसमें किसी निश्चित समाकलन के मान फलन के सारणी रूप में उपलब्ध मानों की सहायता से निकाला जाता है। इसका प्रयोग जो है वो सामान्यतः अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल या आयतन निकालने में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग निश्चित समाकलन में वैसे समाकल्य का समाकल यथा कितना लिमिट 0 to b e की पावर में x स्क्वायर dx और लिमिट a to b sin x अपॉन x dx करने के लिए होता है, यानी कि ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, तो जिसका समाकलन ज्ञात करना सामान्यतः आसान नहीं होता, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विधि क्या कहती है, विधि कौन कौन सी लगाएंगे, सबसे पहले सिम्पसन नियम 2 तरह के होते हैं, प्रथम नियम होता है 1/3 नियम और द्वितीय नियम होता है 3/8 नियम। ठीक है, अब दूसरा होता है समलंबी नियम जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें क्या होता है, पहला होता है सिम्पसन का प्रथम नियम यानी कि 1/3 रूल। क्या कहता है, इस विधि में अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल को बराबर दूरी पर विषम कोटियां लेकर सम भागों में बांट दिया जाता है। यदि कोटियों की संख्या n+1 हो जहां पर n सम है तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हम रखेंगे, a = h/3 y1 प्लस yn+1 यानी कि लास्ट वाली टर्म हो जाएगी, और प्लस में y3 y5
n-1 ये ओड टर्म हो जाएगी, ओड जिसको हम बोलते हैं विषम, और 4y2 प्लस y4 प्लस डॉट 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 y4 माइनस n, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरीके से ये होने वाला है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि h/3 और जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, और ये 2 इंटू जितने भी और टर्म है उनका योग, और जो e है 4e, तो e का मतलब है जितने भी इवन टर्म है उनका योग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया है कि f जो है वो प्रथम कोटि को दर्शा रहा है, l अंतिम कोटि को दर्शाएगा, o जो है शेष विषम कोटियों का योग है, और e जो है सम कोटियों का योग है, यानी कि इवन कोटियों का योग होगा। ठीक है, दूसरा यानी कि बी है सिम्पसन नियम का सन्निकट समाकलन में प्रयोग कैसे होता है। तो यदि हमें फंक्शन दिया हुआ हो a टू b, इसकी लिमिट है y dx के सन्निकट समाकलन के लिए अंतराल a b दिया हुआ होगा और n बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो जहां पर n क्या है वो सम है, और निम्न सारणी तैयार की जाती है। कैसे, देखिए x का जो है वो a के लिए मान होता है, a के लिए मान जब हम इसमें फंक्शन में रखेंगे तो y1 निकल करके आएगा, फिर a में h को जोड़ेंगे, यानी कि जो समय अंतराल है उसको जोड़ेंगे, तो अंतराल को जोड़ने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम फंक्शन में रखेंगे, उससे हमें y2 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही फिर जोड़ेंगे a प्लस 2h करेंगे, फिर a प्लस डॉट 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 nh करते जाएंगे, तो जो हमें y1 y2 y3 की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, h का मान क्या होता है b माइनस a अपॉन n, अगर हम कर दें तो हमें जो है h की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि अंतराल पता चल जाएगा। ठीक है, तथा ऊपर वर्णित सिम्पसन 1/3 नियम का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद 1/3 नियम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, h/3 फाइनल प्लस लास्ट, और प्लस में 2 ऑड नंबर हो जाएगा, और प्लस में 4 इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसका हम जो है न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। सिम्पसन का द्वितीय नियम क्या है, 3/8 नियम जिसको बोलते हैं। तो अनियमित आकार का क्षेत्रफल इससे निकाला जाता है। इस विधि से अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल को n बराबर भागों में, जहां पर n क्या है 3 का गुणज होना चाहिए, और उसको इसमें बांट दिया जाता है। क्षेत्रफल निम्न सूत्र से निकाला जाता है, वो सूत्र है 3h/8 y0 प्लस yn, यानी कि फाइनल जो वैल्यू है वो है n, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो है हमारे पास y0। ठीक है, 3y1 y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1 प्लस 2 y3 y6 प्लस डॉट 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 yn-3, जहां पर n क्या है 3 का गुणज है। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b माइनस a अपॉन n करके निकालेंगे, यानी दो अंतरालों के बीच की दूरी निकल जाती है। यहाँ पर सन्निकट समाकलन के बारे में बात करें, सन्निकट समाकलन कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा लिमिट दी हुई है a टू b y dx का सन्निकट समाकलन के लिए इसी सूत्र का प्रयोग होता है, तथा इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे, लिमिट a टू b y dx इक्वल टू 3h/8 और y नॉट प्लस yn, 3y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn-1 प्लस 2y3 y6 डॉट 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 yn-3, जहां पर y नॉट y1 y2 yn तक क्या है वो x इक्वल टू a प्लस h a प्लस 2h, और इनके लिए जो है मान निकाले गए हैं। तो कोटिया तथा h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n से h की वैल्यू निकलेगी, और n क्या है वो 3 का गुणज होगा। ठीक है, नोट पॉइंट में एक लिखा हुआ है, नोट है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस विधि के बराबर भागों की संख्या n 3 का गुणज होती है, यानी कि 3 का गुणज होनी चाहिए जो भी हम जो है इसके n भाग करेंगे। ठीक है, समलंबी नियम क्या होता है, यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल, समलंबी नियम से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस विधि से अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे क्षेत्रफल को n+1 कोटियां लेकर n बराबर भागों में बांट दिया जाता है, और सूत्र का प्रयोग किया जाता है a इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 और प्लस में डॉट 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 yn-1 हो जाएगा, जहां पर n क्या है दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी मानी जाती है, और h इक्वल टू b माइनस a अपॉन h हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समलंबी नियम की सहायता से सन्निकट समाकलन कैसे निकालते हैं। तो समलंबी नियम का प्रयोग सन्निकट समाकलन में किया जाता है, इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे, लिमिट है 0 टू b y dx इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn-1। ठीक है, जहां पर y0 y1 y2 और yn जो है वो क्रमशः क्या है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a प्लस h, x इक्वल टू a प्लस 2h प्लस डॉट 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 x इक्वल टू a प्लस nh के संगत कोटियां निकाली गई हैं। ठीक है, h इक्वल टू निकलता है b माइनस a अपॉन n, जो दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी मानी जाती है, और n जो है वो बराबर भागों की संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं।
समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें दिया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 94, 2004, 2007, 2008, 10, 12 इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर में या 5 नंबर 7 नंबर तक का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अंतराल दिया हुआ है, यानी कि ए और 1 और 2 दिया हुआ है, दो उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अंतराल दिया गया है 1 और 2 और उसको क्या किया है 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर किसका वैल्यू बताना है, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 dx अपॉन एक्स का मान हमें बताना है, 1 अपॉन एक्स dx का मान हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि प्रश्न की सहायता से हमें log 2 की गणना भी करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिम्पसन नियम क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो लिमिट a to b y dx इंटीग्रेशन h/3 फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू 2 इंटू ऑड वैल्यू का योग और 4 इंटू ई यानी कि इवन वैल्यू का योग। तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, ये सभी को पता है क्योंकि ये हमारा dx अपॉन एक्स दिया हुआ है। तो y इक्वल टू क्या 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हुआ। a इक्वल टू क्या है 1 है, क्योंकि हमें जो है इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना आएगा b माइनस a अपॉन n से निकालते हैं तो 2 माइनस 1 अपॉन 4 है, 1/4 हो जाएगा, तो 0.25 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक टेबल बना लेना है। कैसे, अतः परास 1 और 2 को 4 बराबर भागों में बांटकर x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान की गणना करनी है। ठीक है, तो पहले हमें जो है दो बना लेना है खाने, जो x और y इक्वल टू है 1/x, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले निकालेंगे a पर, तो a कितना है, x की वैल्यू 1 है a पर, और यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन में 1 अपॉन एक्स में रख कर निकालेंगे तो ये y1 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब a प्लस h पर देखेंगे तो 1 प्लस 0.25 आएगा और 1 प्लस 0.25 को हम जो है फंक्शन में रखेंगे 1 अपॉन एक्स की जगह पर, तो 1 अपॉन 1.25 और यहाँ पर 0.8 आ जाएगा, ये y2 वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस 2h पर निकालेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 0.25 आएगी, तो आएगा हमारे पास 1.50 और 1.50 यानी कि 1 अपॉन एक्स करेंगे तो x की वैल्यू 1.50 है, तो 1 अपॉन 1.50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.67, तो ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास y3 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आगे y4 और y5 की वैल्यू हमने निकाली, यानी कि a प्लस 3h से निकालेंगे तो हमारे पास y4 की वैल्यू मिलेगी 0.57, a प्लस 4h से निकालेंगे, h की वैल्यू हमारे पास ये है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और 1/2 यानी कि y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y5 की 0.5। इसी के आधार पर देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y5 की 0.5 है, लास्ट वैल्यू होगी o, यानी कि हमारे पास o एक ही ओड नंबर होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू में हमारे पास 5 चला गया, तो एक नंबर को केवल एक ही बार लिखेंगे। अब इवन में y2 और y4 है तो 1/1.37 आएगा। ठीक है, हम जो है सिम्पसन रूल में वैल्यू रख देंगे, लिमिट होगी 1 to 2 1 अपॉन एक्स dx, तो h की वैल्यू कितनी है h/3 है, तो h की वैल्यू है 0.25 और अपॉन में 3, और यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, फर्स्ट वैल्यू 1 हुई और लास्ट वैल्यू 0.5। ठीक है, और ओड नंबर है हमारे पास 0.67 और यहाँ पर इवन नंबर है 1.37। ठीक है, सभी वैल्यू हमने रख दिया है और इक्वल टू में क्या हुआ 1/4/3, क्योंकि 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं और 1/4 इंटू में 3 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 1.55 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.48 आएगा। ठीक है, कंप्लीट करने पर हमें आगे जो है मिलता है 1/12 और इंटू में इसको ऐड करके लिखेंगे तो 8.32 आएगा। अब जब 1/12 करेंगे तो 0.0833 होता है और 8.32 ऐड करने पर जो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 0.6932, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में था कि log 2 का मान भी निकालना है। log 2 का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें जो दिया हुआ है 1 to 2 लिमिट में 1 अपॉन एक्स dx, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है log x। ठीक है, क्या होता है log x होता है और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 1 to 2, तो log 2 माइनस log 1 लिमिट को रखेंगे यहाँ पर, तो log 2 माइनस log 1 आएगा। अब देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो log 2, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है लिमिट 1 to 2 1 अपॉन एक्स dx में इसकी वैल्यू बराबर कितनी है log 2 के, जबकि हमें अभी पता चला है कि log जो 2 है वो किसके बराबर है, लिमिट 1 to 2 1x अपॉन dx, और इसकी वैल्यू हमें मिली है, वैल्यू कितनी है 0.69
32 और यही जब इसकी वैल्यू ये है और ये इसके बराबर है तो हमारे पास log 2 की वैल्यू भी 0.6932 मिल जाएगी। यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर। सिम्पसन की 1/3 विधि से h इक्वल टू 0.25 लेते हुए हमें जो है लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो h इक्वल टू ये हो जाएगा y, ये y इक्वल टू है फंक्शन y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a इक्वल टू हमारे पास 0 है यहाँ पर और b इक्वल टू हमारे पास 1। ठीक, h इक्वल टू कितना हो गया 0.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो निम्नानुसार तालिका बनाने पर तालिका कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू a पर निकालेंगे, तो x की वैल्यू a पर कितनी है 0 है तो 0 रखेंगे। अब फंक्शन कितना है, फंक्शन हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू रखेंगे 0 तो कितना आएगा 1, ये y1 की वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से a प्लस h निकालेंगे, तो a प्लस h यानी कि a कितना है 0, h कितना है 1/4 तो 1/4 आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो 16/17 आएगा y2 की वैल्यू। इसी तरीके से 4/5 y3 की वैल्यू होगी, 16/25 y4 की वैल्यू होगी, 1/2 y5 की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें फॉर्मूला मिलता है जो है a to b लिमिट हो जाएगी y dx h/3 फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू ऑड वैल्यू का सम और यहाँ पर इवन वैल्यू का सम 4 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो चलिएगा देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है y1 और जो लास्ट वैल्यू है वो y4 है, 2 इंटू ऑड टर्म क्या है y3 है, केवल सिंगल है, और इवन टर्म क्या है y2 प्लस y4 है। y1 की वैल्यू 1 आई है तो 1 लिखेंगे, y4 की वैल्यू 1/2, y3 की वैल्यू 4/5 और y2 की वैल्यू है 16/17, y4 की वैल्यू हमारे पास 16/25। सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, 1/12 3/2 प्लस 8/5 प्लस 2688/425 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1/12 जो है इसमें सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 गुणा 3/2 प्लस 1/12 गुणा 8/5 1/12 गुणा 2688/425। ठीक है, सॉल्व किया तो 1/8 आया और यहाँ पर प्लस में 2/15 और प्लस में 672/1275। सॉल्व करेंगे 1/8 को लिख सकते हैं 0.125, 2/15 को लिख सकते हैं 0.133 और 672/1275 को लिख सकते हैं 0.527। हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐड करने पर 0.785, यही मेरे पास आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी 80 मीटर चौड़ी है। ध्यान से देखिएगा, एक नदी 80 मीटर चौड़ी है और एक किनारे से x दूरी पर गहराई y मीटर में निम्न सारणी में दी गई जो भी वैल्यू उसको देखना है। तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का लगभग क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो भी आएगा उसको हमें बताना है। ठीक है, टेबल दी हुई है क्वेश्चन में, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 पर y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 20 पर 7 है, 30 पर 9 है, 40 पर 12 है y की वैल्यू, x इक्वल टू अगर 50 है तो y की वैल्यू हमारे पास 15 है, 60 है तो 14 आएगी, 70 है तो 8 है, 80 है तो 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखना है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 8 है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो n इक्वल टू 8 यानी कि n इक्वल टू हमारे पास कितना है n-1। ठीक है, कोटियां कितनी है, कोटि है हमारे पास 9, तो जो विषम है अतः सिम्पसन नियम का प्रयोग करते हुए हमें क्या मिलना है कि a इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इक्वल टू n-1 जब हमने माना तो हमारे पास कितना आया 8 और कोटियां कितनी है 9। ठीक, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, b इक्वल टू कहां तक जाएगा 80 तक जाएगा, x की लिमिट जाएगी a 0 से 80 तक है, और h इक्वल टू यानी कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10 मीटर, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी 10 मीटर। यहां पर देखिएगा 80 मीटर चौड़ी एक नदी है। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट हुए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए h इक्वल टू 10 मीटर कैसे आया, आइए इसको देखते हैं। हमारे पास h इक्वल टू का फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास 80 माइनस a की वैल्यू है 0 अपॉन में n की वैल्यू हमारे पास 8, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसलिए ये हमारे पास 10 मीटर आया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। f इक्वल टू प्रथम कोटि यानी कि y1 इक्वल टू 0 है, लास्ट टर्म क्या है अंतिम कोटि यानी कि y9 इक्वल टू 3 है। ठीक है, विषम कोटियों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि O y3 y5 y7 आ रहे हैं तो 7 12 14 33 आ जाएगा। सम कोटियों का योग जो है y2 y4 y6 y8 है, तो 4 9 15 8 का योग करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास h/3 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस में 2 इंटू ऑड संख्याओं का योग और 4
जो हो जाएगा इवन संख्याओं का योग के गुणा में आएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू है 10, 10/3 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू 0 है, लास्ट वैल्यू 3 है। ओड संख्याओं का जो योग है वो कितना आया है 33, और इवन संख्याओं का जो योग है वो कितना आया हमारे पास 36। ठीक है, तो 10/3 ये हो जाएगा, और 3 गुना 66 यानी कि ये 3 आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 144। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/3 और ये हो जाएगा टोटल ऐड करके 213, तो 710 वर्ग मीटर यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए सिम्पसन के नियम को प्रयोग कर हमें निकालना है वैल्यू लिमिट 1 to 5 रूट x माइनस 1/x dx का मान 5 कोटियां लेकर निकालिए। यानी कि n की वैल्यू कितनी दी है 5 दी हुई है, कोटियों की संख्या, तो टोटल कोटियों की संख्या में से हम जो है n-1 यानी कि ये करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, टोटल कोटियों की संख्या में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू मिल जाती है। a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू हमारे पास 1 और b इक्वल टू कितना है 5, यानी कि a इक्वल टू 1 है और 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट ली जाएंगी और h इक्वल टू कितना हो जाएगा b माइनस a, यानी कि 5 माइनस 1/n यानी कि 4, तो 5 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4/4 h इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि 1 1 का अंतर लेना है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3 4 5, 1 1 का अंतर लेकर के x इक्वल टू 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू लिमिट 1 to 5 x माइनस 1/x का रूट के मान के लिए हमें सारणी बनानी है। सारणी कैसे बनाएंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे फंक्शन में रख करके। पहले a के लिए तो 1, और यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का रखेंगे 1 रखेंगे, तो a के लिए x का मान 1 होगा, जहां पर x है y में उसके मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस h है तो h कितना है 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू y में हम जो है x की वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.22। यहाँ पर y3 की वैल्यू आ रही है 1.63, यहाँ पर y4 की वैल्यू 1.93 और y5 की वैल्यू कितनी आएगी 2.19। ठीक है, अब देखिएगा सबकी वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें जो है सिम्पसन नियम में इसका फॉर्मूला रख देना है, यानी कि लिमिट a to b f(x) dx h/3 फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू प्लस में 2 इंटू ऑड वैल्यू और प्लस में 4 इंटू इवन वैल्यू का योग। ठीक है, तो सभी को हम रख देंगे, यानी कि y1 y5 और प्लस में 2y3 और प्लस में हो जाएगा 4y2 y4, यानी कि देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है ये हो गया y1, ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या है y5, ठीक, अब टू ऑड वैल्यू क्या है y3, और यहाँ पर जो इवन वैल्यू है वो दोनों क्या है ये y2 और y4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है, h की वैल्यू 1 है, 1/3 हो जाएगा, y1 0, y5 कितना हो जाएगा 2.19 और 2 इंटू 1/63 आ जाएगा, 4 इंटू 1/1.22 और प्लस में 1.93 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे तो 0 प्लस 2.19 तो कितना आ जाएगा 2.19 आ जाएगा, यहाँ पर 3.26 और यहाँ पर 12.60 और यहाँ पर 1/3 रहेगा ही, तो 1/3 इंटू 18.05 जब हम सॉल्व करेंगे तो 6.016 आएगा, यही हमारे पास आंसर होगा, इसको आप करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समलंबी नियम से हमें जो है इसकी वैल्यू बतानी है, और फंक्शन दिया हुआ है लिमिट 1 to 5 1/1 + x dx, समलंबी नियम से हमें जो है इसकी वैल्यू बतानी है। समलंबी नियम क्या है उसको देख लीजिएगा, लिमिट है इंटीग्रेशन a to b y dx h/2 y1 + yn प्लस में 2y2 + y3 + y4 ... yn-1, ये समलंबी नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर a इक्वल टू दिया हुआ है 1 यहाँ पर, और b इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 5। ठीक है, y इक्वल टू है 1/1 + x और n क्या है 4 हमने माना है, यानी कि हमें जो है वैल्यू को मान लेना है कि कोई भी संख्या कोई हमने जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि जो सम पार्ट है उसमें ज़्यादातर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वल टू हमने 4 माना, 4 भाग में इसको डिवाइड किया, यानी कि 1 से लेकर के 5 है तो इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है, 4 भागों में यानी कि 5 तक संख्या पहुंच जाएगी, h इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के भागों में हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखिएगा अब h इक्वल टू 1 से लेकर के x के विभिन्न मानों के लिए y इक्वल टू 1/1 + x के लिए सारणी को निम्नवत बनाएंगे। कैसे, a के मान के लिए x इक्वल टू कितना आया 1 और y इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये y1 की वैल्यू होगी। अब देखिए a + h करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 के मान के लिए y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो y2 की वैल्यू होगा।
इसी तरीके से a प्लस 2h यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और x के मान के 3 के लिए y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/5, x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू 1/6 यानी कि 5y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर हमें मिलता है, देखिए h/2 y1 प्लस y5 प्लस 2 y2 प्लस y3 प्लस y4। अब यहाँ पर h की वैल्यू है 1 और अपॉन में 2 है तो 1/2 आएगा। y1 की वैल्यू कितनी है 1/2, y5 की वैल्यू कितनी है 1/6 तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 2, y2 की वैल्यू 1/3 है, y3 की वैल्यू 1/4 है, y4 की वैल्यू है 1/5 तो 1/2 4/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4/6 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12/60 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया तो हमारे पास बनता है 1/2 2/3 प्लस 2 इंटू 4 7/60 1/2 2/3 प्लस 47/30 और यहाँ से बनेगा 1/2 20 प्लस 47/30 सॉल्व किया तो 1.116 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चैप्टर को कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा छोटी वीडियो है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर या तो सिम्पसन रूल पर या फिर समलंबी रूल पर या फिर सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। 7 से 10 नंबर में आपका एक क्वेश्चन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 को लेकर के आपके सामने फिर से आएंगे और फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।